नमस्कार और आपका एक बार फिर स्वागत है भारत सरकार की मूक्स पहल के अंतर्गत पाठ्यक्रम निर्माण प्रबंधन के सिद्धांत प्रिंसिपल्स ऑफ कंस्ट्रक्शन मैनेजमेंट। आज हम लेक्चर 14 पर हैं और पिछली बार की चर्चा निर्माण उपकरणों का मूल ह्रास अर्थात डिप्रिसिएशन ऑफ कंस्ट्रक्शन इक्विपमेंट के जो 4 विधियां हमने पिछली बार की थी उनको एक उदाहरण के माध्यम से समझने की कोशिश करेंगे। पाठ्यक्रम के जो मॉड्यूल हैं वो पुनः यहाँ पे दिखाए गए हैं और हम लोग चर्चा कर रहे हैं निर्माण अर्थशास्त्र की। पिछली बार हमने स्ट्रेट लाइन मेथड, सम ऑफ ईयर्स मेथड, सिंकिंग फंड मेथड और डिक्लाइनिंग बैलेंस मेथड, इन 4 विधियों पर चर्चा की थी, जिससे कि किसी भी एसेट की डिप्रिसिएशन या मूल्यह्रास को ज्ञात कैसे किया जाता है, इस बात पर चर्चा हुई थी। किसी भी एसेट की प्रारंभिक लागत P होती है और समय के साथ यह घटकर एक वैल्यू S हो जाती है। इस S को हम कहते हैं सैल्वेज वैल्यू। जो समय लगता है वो है इस एसेट की सर्विस लाइफ। ध्यान रहे कि यह सर्विस लाइफ और यह डिप्रिसिएशन का पूरा डिस्कशन एक आर्थिक मॉडल है, वित्तीय मॉडल है। ऑपरेशन या संचालन से इसका बहुत ज़्यादा लेना देना नहीं है। कोई भी एसेट जिसका कि सर्विस लाइफ 3 साल हो, 4 साल हो, 5 साल हो, उसके बाद भी संचालन में प्रयोग में रह सकता है, लेकिन उसकी बुक वैल्यू, जिसकी चर्चा हम पिछली बार विस्तार से कर चुके हैं, उसकी बुक वैल्यू सैल्वेज वैल्यू पे आ जाती है, जो कि 0 भी हो सकती है, अर्थात उसकी कोई वैल्यू नहीं है। उसको बिना किसी मुआवजे के राइट ऑफ किया जा सकता है, उसको बुक्स में से हटाया जा सकता है। तो आइए हम लोग चर्चा आगे बढ़ाते हैं और एक उदाहरण के इस माध्यम से इन मेथड्स को समझने की कोशिश करते हैं। उदाहरण हम लेते हैं एक एसेट का जिसकी कि प्रारंभिक और सैल्वेज वैल्यू क्रमशः 100 लाख अर्थात 1 करोड़ और 40 लाख रुपए है। एसेट की उपयोगी सर्विस लाइफ 3 साल है और प्रश्न यह है कि विभिन्न विधियों से मूल्यह्रास ज्ञात कर समय के साथ एसेट की बुक वैल्यू में परिवर्तन का अध्ययन करें। जहां भी आवश्यक हो ब्याज की दर 10% मानी जाए। इन आंकड़ों के साथ हम लोग डिप्रिसिएशन कैलकुलेशन शुरू करते हैं। तो यह तो है लीनियर डिप्रिसिएशन का आंसर। ज्ञात है कि प्रारंभिक वैल्यू हमारी 100 लाख है, सैल्वेज वैल्यू 40 लाख है, उपयोगी लाइफ 3 वर्ष है और यहाँ पर हमें इसकी आवश्यकता नहीं पड़ेगी। तो हम क्या करेंगे? P माइनस S अर्थात टोटल डिप्रिसिएशन जो कि 3 वर्ष में होना है वो कितना है? 100 माइनस 40 अर्थात 60। ये 60 लाख का डिप्रिसिएशन 3 वर्ष में होना है। लीनियर डिप्रिसिएशन हमारा मॉडल है, तो हर वर्ष 60/3 अर्थात 20 लाख का डिप्रिसिएशन लिया जा सकता है। वही चीज़ यहाँ की गई है कि हर वर्ष 1, 2 और 3 में 20-20 लाख का डिप्रिसिएशन लेकर के जो ओपनिंग बुक वैल्यू इस वर्ष में थी, तो क्लोजिंग बुक वैल्यू लेने के लिए यह डिप्रिसिएशन उससे घटा दिया गया है। 100 माइनस 20 अर्थात 80 और जो यहाँ की क्लोजिंग वैल्यू है वही अगले वर्ष की ओपनिंग वैल्यू हो जाती है। तो ये 80 माइनस 20 60 और 60 माइनस 20 40। तो इस प्रकार से जो हमारी प्रारंभिक वैल्यू थी 100 और सैल्वेज वैल्यू थी 40 और वो 3 साल पे पहुंच गई। तो इस प्रकार हमने देखा कि लीनियर डिप्रिसिएशन किस प्रकार से कैलकुलेट होता है और किस प्रकार से समय के साथ बुक वैल्यू में परिवर्तन होता है। यही उदाहरण अब हम करते हैं सम ऑफ डिजिट से। सम ऑफ डिजिट्स मतलब 3 साल की लाइफ है, अर्थात 1 + 2 + 3 ये हुआ 6। तो हम पहले साल में 3/6 अर्थात 1/2 जो टोटल डिप्रिसिएशन है, टोटल मूल्यह्रास है कुल, उसका आधा पहले साल में जाएगा, दूसरे वर्ष में 2/6 और तीसरे वर्ष में 1/6। यह चर्चा हम लोग पिछली बार कर चुके हैं और इसको अगर हम इस उदाहरण में उतार देते हैं तब हम देखेंगे कि 3/6, 2/6 और 1/6 हमको कैलकुलेट किस पर करना है?
टोटल मूल्यह्रास पर, अर्थात P माइनस एस, जो कि हमारा दिया हुआ है 60। तो पहले वर्ष में डिप्रिसिएशन हुआ इसका 3/6 अर्थात 30 लाख, फिर 20 लाख और 10 लाख। यही आंकड़े यहां पर लिखे हुए हैं कि पहले वर्ष में DT 30 है, अगले वर्ष में 20 और तीसरे वर्ष में 10। और पिछले उदाहरण की तरीके से ही ओपनिंग बुक वैल्यू से यह मूल्यह्रास का आंकड़ा घटा करके क्लोजिंग बुक वैल्यू निकाली जा रही है, अर्थात 100 माइनस 30 70, और ये 70 यहाँ आएगा, 70 माइनस 20 50, 50 यहाँ आ गया, 50 माइनस 10 40। तो इस प्रकार यहाँ भी 3 वर्षों में हमारा एसेट 100 लाख का जो था वो मात्र 40 लाख का रह गया। जो लीनियर डिप्रिसिएशन में यहाँ 20 20 और 20 था, ये यहाँ पर 30 20 और 10 हो गया। आगे चलें और देखें सिंकिंग फंड मेथड। इसमें पिछली बार भी समझाया गया था कि हम क्या चाहते हैं कि 3 वर्षों में हम एक ऐसी राशि जमा कर दें जिसकी की वैल्यू यहाँ पर 3 वर्ष के अंत में 60 लाख हो जाए। तो उसके लिए हमारे पास टेबल्स हैं, वो तालिकाएं हैं जिनसे कि हम फैक्टर निकाल सकते हैं। उन फैक्टर्स से अगर हम निकालते हैं कि 10% की ब्याज दर है, n = 3 है, तो a हमारा क्या होगा? तो आप देखेंगे कि a हमारा आएगा 18.12। अब वही 18.12 यहाँ पर दिया हुआ है। यहाँ पर ये 18.12 क्यों नहीं है? ये इसलिए नहीं है क्योंकि ये 18.12 पर ब्याज लगता है, जो कि अगले साल और उसके अगले साल अकाउंट में लेना होगा। तो यहाँ पर 19.93 जो लिखा है उसको हम 2 भागों में देख सकते हैं। एक भाग है 18.12 और दूसरा भाग है 1.81। 18.12 तो यही कांस्टेंट फैक्टर है और 1.81 इस फैक्टर का 10% का ब्याज है। तो अब हम देखते हैं दूसरे वर्ष में डेप्रिसिएशन या मूल्यह्रास हमारा हो गया 18.12 प्लस 1.81 और अर्थात 19.93। तो जहां से हम शुरू हुए थे 100 लाख, वहां से हमने 18.12 हटा दिया, 81.88 आ गया। 8188 हम यहाँ लेके आए, उसमें से 1993 हटा दिया तो 6195 आ गया और 6195 में से 2192 हटाया तो हम लगभग 40 के आसपास पहुंच जाएंगे। तो इस 21.92 को भी हम 18.12 प्लस ब्याज कंपोनेंट अर्थात 3.62 के रूप में देख सकते हैं और हमारी टोटल वैल्यू अंत में 40 के लगभग आएगी। आप अगर खुद कैलकुलेशन करेंगे तो आप देखेंगे कुछ राउंडिंग ऑफ एरर्स इसमें आ रही हैं जिससे कि ये वैल्यू एग्जैक्टली 40 नहीं आएगी, लेकिन वो राउंडिंग ऑफ एरर है, उसको हम अभी चर्चा नहीं करते हैं। हम आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं डिक्लाइनिंग बैलेंस मेथड की। आप देखेंगे कि यहाँ पर हम आगे बढ़ते हैं और चर्चा करते हैं डिक्लाइनिंग बैलेंस मेथड की। तो पहले हम डबल डिक्लाइनिंग बैलेंस की बात करते हैं, जो कि हमने पिछले लेक्चर में देखा था। वहाँ पर हमने फैक्टर लिया था 2। अब इस फैक्टर को अगर हम यहाँ प्रयोग करना चाहेंगे तो 2/n हमारा कितना हुआ? 2/n हुआ 2/3 अर्थात 0.67 या 67%। अब डबल डिक्लाइनिंग मेथड का जो सिद्धांत है वो यह कह रहा है कि ये जो बुक वैल्यू थी उसका 67% मूल्यह्रास पहले साल में होगा। अब हम अगर 100 का 67% लेते हैं तो कितना होगा? 67 लाख। लेकिन ये 67 लाख जो टोटल डेप्रिसिएशन है वो है कुल 60 लाख। तो अब ये 60 लाख से अधिक तो नहीं हो सकता है। तो ये 67 लाख जो कि 60 लाख से अधिक है, यह तो मान्य नहीं है। अर्थात मैक्सिमम डिप्रिसिएशन जो यहाँ पर हम ले सकते हैं वो कहाँ से गवर्न हो रहा है? वो यहाँ से गवर्न हो रहा है कि हमारी प्रारंभिक वैल्यू क्या थी और सैल्वेज वैल्यू क्या है। इससे अधिक डिप्रिसिएशन परमिसिबल नहीं है।
उसको हम नहीं मान सकते हैं। तो हम क्या करेंगे, हम कहेंगे कि डबल डिक्लाइनिंग मेथड से 67 लाख आ ज़रूर रहा है, लेकिन यह 60 लाख पर सीमित रहेगा और 1 साल के अंत में ही हमारी बुक वैल्यू 40 लाख हो जाएगी। इस प्रकार से यहाँ पर हमको डबल डिक्लाइनिंग मेथड का एक कैप या एक मैक्सिमम लिमिट देखने को मिल रही है कि टोटल डिप्रिसिएशन 60 लाख से अधिक नहीं हो सकता है और जो डबल डिक्लाइन है उसके हिसाब से 67 लाख परमिसिबल नहीं है। हम आपके लिए एक होमवर्क छोड़ सकते हैं। हम ये कहें कि n 3 साल न होकर के 5 साल होता, तब क्या होता? तब डबल डिक्लाइनिंग मेथड में क्या होता? तब डबल डिक्लाइनिंग मेथड होता कि 2/5 अर्थात 0.4 40% डिप्रिसिएशन परमिसिबल है। अब 40% अगर डिप्रिसिएशन परमिसिबल होता तब हम कह सकते थे कि हाँ, पहले वर्ष में 40 लाख का डिप्रिसिएशन होगा और बुक वैल्यू आ जाएगी 60 लाख। 60 लाख हम यहाँ लेके आएंगे और फिर 40% लगाएंगे, तो अब 40% कितना होगा? 40% ऑफ 60, ये हुआ जाकर के 24 लाख। तो फिर वही बात आ जाएगी कि अगर हम 24 लाख ले लेते हैं तो ये टोटल डिप्रिसिएशन 64 लाख हो गया, यह भी परमिसिबल नहीं होगा। तो दूसरे वर्ष में 24 न लेकर के हम 20 लेंगे और यहाँ पर 40 लाख ले आएंगे। अर्थात इस कैलकुलेशन में अगर हम 5 साल लेके चलते हैं तो डबल डिक्लाइन में 2 वर्ष के अंत में हमारा एसेट सैल्वेज वैल्यू पे आ जाएगा और उसकी डिप्रिसिएशन पहले और दूसरे साल में क्रमशः 40 लाख और 20 लाख ली जाएगी। हम आगे चलते हैं और डबल डिक्लाइन के अलावा अगर हम डबल डिक्लाइन ना करें, हम यहां पर 1 ले लें, तब क्या होगा? तो उस केस में हमारा जो फैक्टर है जो डिप्रिसिएशन निकालने के लिए वो हो गया 1/3, अर्थात हम 33% करते हैं। अब 33% कर देने से फिर कैलकुलेशन आसान हो गई, क्योंकि हम 33% अगर लेते हैं तो पहले साल में 33% हो गया, तो 33 लाख, 67 लाख यहाँ आ गया। 67 लाख का फिर 33% कर देंगे तो इसका 1/3 अर्थात 22 लाख के आसपास। तो 22 लाख अगर हम करते हैं तो अभी वही हमारा टोटल डिप्रिसिएशन 55 लाख ही आ रहा है। तो 22 लाख कम कर देने से हमारा बुक वैल्यू यहाँ पर लगभग 45 लाख हुई। अब हम 45 लाख जब लेके आते हैं और फिर उस पर 1/3 करने की कोशिश नहीं कर सकते, क्योंकि यहाँ पर अगर हम 15 लाख करेंगे तो हमारा टोटल डिप्रिसिएशन 60 लाख से ऊपर चला जाएगा। तो यहाँ पर जो आंकड़ा हम लेंगे वह मात्र उतना ले सकते हैं जो कि टोटल डिप्रिसिएशन को 60 लाख तक पहुँचाएगा और हमारी बुक वैल्यू को 40 लाख पर सीमित रखेगा। तो यह चर्चा हुई डिक्लाइनिंग बैलेंस मेथड की। तो ये तालिका आ गई जिसमें कि हमने लिए गए उदाहरण का लीनियर, सम ऑफ डिजिट्स और सिंकिंग फंड, इन 3 विधियों से जो डिप्रिसिएशन कैलकुलेशन किया वो दिखाया गया है। लीनियर में हर साल 20 लाख, सम ऑफ डिजिट्स में 30, 20 और 10, सिंकिंग फंड में इसको 2 भागों में तोड़ते हुए 18.12 प्लस इंटरेस्ट कंपोनेंट और फिर 18.12 प्लस इंटरेस्ट कंपोनेंट के रूप में समझकर अगर हम करते हैं तो लगभग 18.12 का एक आंकड़ा कांस्टेंट हमारे सामने आ जाता है। तीनों केसेस में हम देखेंगे कि टोटल डिप्रिसिएशन 60 लाख हो रहा है। और यही बात जब हमने डिक्लाइनिंग बैलेंस से किया था तो वहाँ पर भी एम्फेसाइज की गई थी, उस पर भी जोर दिया गया था। अक्सर आप किताबों में देखेंगे किसी भी तरीके से हम डिप्रिसिएशन कैलकुलेशन करते हैं तो एक हद तक आने के बाद हम यह भी कर सकते हैं कि उसके बाद हम मेथड बदल दें, हम उसके आगे कोई दूसरा मेथड लगा दें। हम शुरू में, उदाहरण के तौर पर, हम शुरू में डबल डिक्लाइन से शुरू करें और 2 वर्ष डबल डिक्लाइन यूज़ करने के बाद जो भी बची हुई राशि है उसको लीनियर डिप्रिसिएशन कर दें। तो इस तरीके के कॉम्बिनेशन भी डिप्रिसिएशन मेथड्स में अक्सर यूज़ किए जाते हैं।
आइए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि डेप्रिसिएशन की ये पूरी डिस्कशन हमें कहाँ सहायक होती है। तो पहला उदाहरण हम लेते हैं किसी साइट पर प्रयोग किए जाने वाले उपकरणों के लिए कुल मूल्यह्रास। इस बात की गणना जब हमने एक प्रोजेक्ट के एस्टिमेशन की बात की थी पिछले मॉड्यूल में, वहाँ पर बात हुई थी कि इक्विपमेंट कंपोनेंट भी पूरे मूल्य का या पूरी लागत का एक महत्वपूर्ण हिस्सा होता है। इक्विपमेंट में आने वाली वो लागत कहाँ से आएगी, वो यहाँ दर्शाए गए उदाहरण से ली जा सकती है कि आखिरकार एक प्रोजेक्ट में तमाम उपकरण यूज़ किए जा रहे हैं, वो सभी कुछ नए नहीं हैं, कुछ पुराने भी हैं, उनमें से कितनी वैल्यू उस प्रोजेक्ट से उत्पन्न की जानी चाहिए। आइए उदाहरण देखते हैं कि मान लें कि किसी परियोजना में 1 वर्ष के लिए निम्नलिखित उपकरणों का प्रयोग होता है। वहाँ पर 3 इक्विपमेंट यूज़ हो रहे हैं, 1, 2 और 3। इनकी इनिशियल वैल्यू या इनिशियल लागत यहाँ पर हज़ारों में दी हुई है, 1 लाख, 5 लाख और 3 लाख। इनकी सैल्वेज वैल्यू दी हुई है और सर्विस लाइफ दी हुई है। और इस साइट पर या इस परियोजना में आने से पहले उनकी उम्र क्या थी, या 4 साल की सर्विस लाइफ थी तो ये 3 साल बाद यहाँ पर आए, अर्थात 4थे वर्ष में यहाँ पर आए हैं। यह उपकरण 9 वर्ष का सर्विस काल पूरा करने के बाद अभी भी सर्विसेबल है और यहाँ पर उसका होगा 10वां वर्ष। तीसरे इक्विपमेंट के लिए यहाँ पर उसकी 6 साल की यूजफुल सर्विस लाइफ है, उसमें से 5 पूरी हो चुकी है और इसके केस में भी पहले उपकरण की तरह लास्ट ईयर ऑफ सर्विस लाइफ अर्थात सर्विस लाइफ का अंतिम वर्ष वह इस परियोजना में आएगा। अब इन आंकड़ों को देखते हुए निकालना यह है कि इस परियोजना में उपकरणों की कॉस्ट कितनी ली जानी चाहिए। अर्थात प्रश्न हुआ इस साइट पर देय कुल मूल्यह्रास क्या है। यहाँ पर हमने लीनियर और सम ऑफ ईयर्स इन 2 तरीकों से यह निकालने की कोशिश की है। यह तालिका तो जो पहले दी गई थी वही है कि तीनों इक्विपमेंट हैं, इनकी इनिशियल वैल्यू, सैल्वेज वैल्यू, सर्विस लाइफ और एज एट द टाइम ऑफ कमिंग टू साइट, अर्थात इस परियोजना में आने से पहले कितना वर्ष हो चुका था, ये यहाँ पे दिया हुआ है। और ध्यान दें कि उपकरण 1 और 3 अपने सर्विस लाइफ के अंतिम वर्ष में हैं, उपकरण 2 की सर्विस लाइफ पूरी हो चुकी है। अतः उपकरण 2 का प्रयोग एक बोनस के रूप में देखा जा सकता है और मूल्यह्रास मात्र इक्विपमेंट 1 और इक्विपमेंट 3 पर ही लागू होगा। इक्विपमेंट 1 और इक्विपमेंट 3 में हो रहे मूल्यह्रास का बोझ उस परियोजना को लेना होगा। वो कितना हुआ? जब लीनियर मेथड की बात हो रही है तो चारों साल कितना डिप्रिसिएशन होगा? 100 माइनस 0, ये 100 है, ये 0 है, तो 100 माइनस 0 बटे 4 प्लस 300 माइनस 8, 300 माइनस 60 बटे 6, ये जो 6 साल की सर्विस लाइफ है, इसको हम अगर जोड़ते हैं तो हमारा 65,000 का आंकड़ा आता है। सम ऑफ ईयर्स पे अगर हम जाते हैं तो ये 4 साल की लाइफ है, ये 6 साल की लाइफ है, तो इस प्रकार यहाँ का फैक्टर हम लिखते हैं और हम देखेंगे कि हमारा मूल्यह्रास या डिप्रिसिएशन 21.42 ही रह जाता है। तो 65,000 की जगह मात्र 21,420 रुपये कुछ रहता है। तो इस प्रकार से इन मेथड्स का उपयोग करके हम एक साइट पर आने वाले इक्विपमेंट एक्सपेंडिचर इसको निकाल सकते हैं। ध्यान रहे कि यह एक्सपेंडिचर मेंटेनेंस अर्थात रखरखाव में होने वाले खर्च से अलग है। चाहे वो इक्विपमेंट 1 हो, चाहे 2 हो या 3 हो, उसमें एक साल में जो भी रखरखाव का खर्चा आएगा वह तो इस परियोजना के मत्थे जाएगा ही, वह तो उसको तो इस परियोजना को वहन करना ही होगा। उसके अलावा यह जो डिप्रिसिएशन का खर्चा आता है वह कैपिटल एक्सपेंडिचर के रूप में या कैपिटल एक्सपेंसेस के रिकवरी के रूप में देखा जाता है। ये एक एप्लीकेशन है जहाँ पर कि डिप्रिसिएशन कैलकुलेशन हमको हेल्प करती हैं, हमारी सहायता करती हैं एक साइट पर होने वाले
डिप्रिसिएशन को कैलकुलेट करने में। इसके अलावा हम डिप्रिसिएशन के कैलकुलेशन से उनका उपयोग करके ये जानकारी प्राप्त कर सकते हैं कि किसी कंपनी के पास उपकरणों का कितना एसेट बेस है। आखिर तमाम निर्माण कंपनियां हैं, उसमें कुछ कंपनियों के पास अधिक इक्विपमेंट होंगे, कुछ के पास कम होंगे। तो किस कंपनी के पास कितने इक्विपमेंट हैं, इस बात की जानकारी हमें डिप्रिसिएशन के कैलकुलेशन से मिल सकती है। उस कंपनी में कितना डिप्रिसिएशन एक्सपेंडिचर दिखाया जा रहा है उनकी अकाउंट बुक्स में। यह मूल्यांकन बुक वैल्यू अर्थात किसी भी निश्चित तारीख पर हम देख सकते हैं, या संपत्ति की प्रारंभिक वैल्यू, तो बुक वैल्यू पर भी कर सकते हैं और हम इनिशियल वैल्यू पर भी कर सकते हैं। हम देख सकते हैं कि किस कंपनी के पास कितनी एसेट बेस है, इक्विपमेंट एसेट बेस है। क्या किसी कंपनी के पास अपने इक्विपमेंट हैं या नहीं, यह बात हम इससे पता लगा सकते हैं। ये बात हम बोली प्रक्रिया अर्थात प्रोक्योरमेंट प्रोसीजर में लेके आ सकते हैं। हम कह सकते हैं कि इस प्रोजेक्ट के लिए उन्हीं कंपनियों की पात्रता होगी जिनकी की एसेट बेस 100 करोड़ से ज़्यादा है, जिनके पास 100 करोड़ रुपए से अधिक के निर्माण उपकरण हैं। तो इस बात को बोली प्रक्रिया की पात्रता का मापदंड भी बनाया जा सकता है। तो ये एक और एप्लीकेशन है जहाँ पर कि हम डिप्रिसिएशन कैलकुलेशंस की मदद ले सकते हैं। अब एक बात आती है कि हम डिप्रिसिएशन एक्सपेंडिचर शुरू में अधिक क्यों रखना चाहते हैं। आखिरकार कंपनी शुरू में डिप्रिसिएशन क्यों अधिक करना चाहेगी। हमने देखा कि लीनियर, सम ऑफ ईयर्स, डबल डिक्लाइन, तमाम तरीके हैं और उसमें से कौन सा तरीका या कौन सी विधि श्रेयस्कर होगी। इसमें हमें यह जानना आवश्यक है कि हम अधिक क्यों रखना चाहते हैं या कम क्यों नहीं रखना चाहते हैं। यह बात ध्यान में रखनी चाहिए कि टोटल डिप्रिसिएशन फिक्स्ड है। 100 करोड़ है तो 100 करोड़ है, 10 लाख है तो 10 लाख है। बात सिर्फ ये है कि उसका डिस्ट्रीब्यूशन क्या है। हम 100 का डिस्ट्रीब्यूशन शुरू में 50 फिर अगली बार 25-25 करते हैं, या शुरू में 40 फिर 30-30 करते हैं, या शुरू में 66 फिर 32 फिर 8 कर देते हैं। तो इस तरीके से जो भी करें, हम किस डिस्ट्रीब्यूशन को फॉलो करना चाहते हैं, यह बात अक्सर निर्भर करती है कर प्रणाली पर अर्थात टैक्स पॉलिसीज पर। कुल डिप्रिसिएशन के व्यय पर करों में छूट का प्रावधान अक्सर होता है। वार्षिक आय के आधार पर कंपनियों में टैक्स लगाया जाता है। कंपनी के कुछ खर्चों जैसे किसी कंपनी की संपत्ति पर मूल्यह्रास पर अक्सर कर प्रणाली में टैक्सेबल आय तय करते समय कुछ राहत का प्रावधान होता है। इसीलिए विभिन्न विकल्पों के बीच लिए गए निर्णय अक्सर कर प्रणाली के प्रावधानों से प्रभावित होते हैं और किसी भी वर्ष के मूल्यह्रास को अधिक से अधिक रखना चाहिए। ये अधिक रखने का अर्थ यह भी है कि टाइम वैल्यू ऑफ मनी, जिस पर हमने पहले भी चर्चा की थी, अगर यह तय हो जाए कि हमें 100 लाख कर देना है, हमारे पास अगर विकल्प है कि हम 50 लाख आज दें और 50 लाख अगले वर्ष दें, दूसरा विकल्प है कि हम 25 लाख अभी दे दें और 75 लाख अगली बार दे दें, तो कौन सा श्रेयस्कर होगा। स्वाभाविक है कि यह हमें श्रेयस्कर लगेगा, क्योंकि इस केस में हम जो बचा हुआ धन है वह अपने पास एक और वर्ष के लिए रख सकते हैं और उसको अपने व्यवसाय में लगा सकते हैं, उसका उपयोग कर सकते हैं। तो यह बात टाइम वैल्यू ऑफ मनी के साथ जुड़ी हुई है। इसीलिए कंपनियां अक्सर यह प्रयास करती हैं कि डिप्रिसिएशन हम अधिक से अधिक दिखाएं ताकि हमें करों में छूट मिल सके। साथ ही साथ प्रावधान ये भी हो सकते हैं कि कंपनी को उपकरण खरीदने का प्रोत्साहन भी मिले। कर प्रणाली में अक्सर यह प्रावधान भी होता है कि अगर आप नए इक्विपमेंट खरीदते हैं, नए उपकरण खरीदते हैं, तो उसकी खरीद मूल्य का कुछ हिस्सा आपकी टैक्सेबल इनकम से कम कर दिया जाता है। यह बातें हम एक उदाहरण से समझने की कोशिश करते हैं। एक वित्तीय वर्ष में कंपनी की कुल ग्रॉस आय 5 लाख है। कर नियमों में प्रावधान है कि मूल्यह्रास व्यय कुल ग्रॉस आय से पूर्णतः
कटौती के पात्र हैं और टैक्सेबल आय पर 25% की दर से कर लगना है। अब प्रश्न यह है कि निम्न स्थितियों में हमें देय कर को ज्ञात करना है। कौन सी स्थितियां हैं? जब कंपनी के लिए कोई भी डिप्रिसिएशन का व्यय नहीं है, और दूसरा केस है जबकि मौजूदा या पहले से मौजूद संपत्तियों का टोटल कुल डिप्रिसिएशन व्यय 80,000 रुपये है। इन दो केसेस में अगर हम टैक्सेबल इनकम या टैक्स कैलकुलेट करते हैं, कर कैलकुलेट करते हैं, तो क्या आता है? तो हमारी ग्रॉस इनकम है 5 लाख। केस ए है जिसमें कि डिप्रिसिएशन बिल्कुल नहीं है, वहाँ पर हमारी नेट इनकम 5 लाख ही मानी जाएगी और उस पर 25% टैक्स देने से हमें 1,25,000 रुपये टैक्स देना होगा। केस बी जहाँ पर कि हम 80,000 रुपये अपनी डिप्रिसिएशन एक्सपेंडिचर में दिखाते हैं, नेट इनकम या टैक्सेबल इनकम हमारी 4,20,000 हुई और टैक्स पेबल जो कि इसका 25% होगा वो हो गया 1,05,000। ध्यान दीजिए कि इसमें इस 80,000 को पूरी तरीके से इस 5 लाख रुपए से घटाया गया है। प्रावधान ये भी हो सकता है कि डिप्रिसिएशन एक्सपेंडिचर का 50% ही टैक्सेबल इनकम कैलकुलेट करते समय लिया जाए। उस केस में अगर 50% की बात होती तो यहाँ पर बात 40,000 हो जाता, यहाँ पर हम 4,60,000 पर कैलकुलेट करते। तो स्पष्ट है कि यदि संपत्ति पर मूल्यह्रास के रूप में धन का आवंटन होता है तो टैक्स में 20,000 रुपये की नेट सेविंग हो रही है। यहाँ पर 1,25,000 था, यहाँ पर 1,05,000 है। कंपनियां अक्सर अपने टैक्सेबल इनकम को कम करने के लिए कर प्रणाली के इन प्रावधानों का प्रयोग करती हैं। ये ध्यान रखिएगा कि यह डिस्कशन जो आज हम चर्चा कर रहे हैं वो किसी स्पेसिफिक प्रावधानों पर नहीं है, लेकिन एक इलस्ट्रेटिव एग्जाम्पल है कि हम अगर इस प्रकार के प्रावधान होंगे तो हम डिप्रिसिएशन को कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं, कैसे हम यूज़ कर सकते हैं अपने करों को निर्धारित करने के लिए। आगे बढ़ते हुए एक और उदाहरण देखते हैं जो कि किसी कंपनी के लिए टैक्सेबल इनकम को और भी कम कर सकता है। वो है इस प्रकार का एक प्रोविजन या प्रावधान जहां पर कि उपकरणों की खरीद को प्रोत्साहन देने के लिए एक और प्रावधान किया गया। उसमें कहा गया कि उपकरणों की कीमत का 50% या INR 50,000 रुपये जो भी कम हो, टैक्सेबल आय ज्ञात करते समय कुल आय से घटाया जा सकता है। तो अगर अब यह प्रावधान भी हमारे संग लग गया तो हमारी तालिका किस प्रकार बदल जाएगी? तो केस बी था जिसमें कि डिप्रिसिएशन तो 80,000 था, जहां पर कि हमारा 1,05,000 टैक्स बन रहा था। अब एक प्रोविजन और आ गया कि वैल्यू ऑफ इक्विपमेंट प्रोक्योर्ड, तो हमने एक इक्विपमेंट 2 लाख रुपए का खरीद लिया, वहां पर डिप्रिसिएशन 80,000 रहा, रिबेट जो हमको 50% की मिल सकती है विद द लिमिट ऑफ 50,000, तो इसकी 50% हुआ 1 लाख रुपया। अब 1 लाख रुपए की रिबेट तो हमको नहीं मिल सकती, हाँ 50,000 रुपए की रिबेट हमको अवश्य मिल सकती है। तो 50,000 की रिबेट मिलने पर हमारी टैक्सेबल इनकम हो गई 5 लाख माइनस 80,000 माइनस 50,000 अर्थात 3,70,000, और इस 3,70,000 पर 25% हमारा टैक्स हो गया 92,500 रुपये। तो हमने कुछ हद तक जो कर बचाया उसको हमने इन्वेस्ट किया इक्विपमेंट में। दूसरी तरीके से देखें कि हमारे इस इक्विपमेंट की खरीद पर कुछ रियायत या कुछ सपोर्ट हमको सरकार द्वारा मिली। इस प्रकार से हमारी कर प्रणाली, डेप्रिसिएशन, इक्विपमेंट परचेज, यह सब एक तरीके से जुड़े हुए मामले हैं। तो इस प्रकार से कर प्रणाली, डेप्रिसिएशन, इक्विपमेंट परचेज, इनमें एक अजीब सा संबंध है, एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। ये आज की चर्चा में हमने एक उदाहरण के साथ डिप्रिसिएशन की तमाम विधियों पर विचार किया और साथ ही साथ डिप्रिसिएशन के कैलकुलेशंस को हम किस प्रकार से उपयोग में ला सकते हैं, इस पर विचार किया। और इस चर्चा के साथ निर्माण अर्थशास्त्र, कंस्ट्रक्शन इकोनॉमिक्स का हमारा ये मॉड्यूल अब समाप्त होता है। हम अगले मॉड्यूल में आपसे प्लानिंग और शेड्यूलिंग पर चर्चा शुरू करेंगे
और हमेशा की तरह हम आपको एक लिस्ट दिखा रहे हैं जहां पर कि कुछ उपयोगी प्रकाशित पुस्तकें हैं जो कि आपको इस मॉड्यूल में कवर किए जा रहे विषयों को समझने में सहायक होंगी। अगले मॉड्यूल में हम फिर आपसे मिलेंगे। धन्यवाद। जय हिंद।